हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है सोशल डिवीजन, ओवरलैपिंग, क्रॉस कटिंग। उसके बाद जो क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। बात यह है, इससे पहले जो सिस्को एवेक्स में जो मैंने क्लास लिया था, मैंने आप लोगों को नोट देने का कोशिश किया। ड्यू टू सम ऑडियो प्रॉब्लम आप लोग उसको सुन नहीं पाए, तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ व्हाट इज सोशल डिवीजन। तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप लोग इसको ये वीडियो सुन के लिख लीजिएगा। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल डिवीजन। आंसर लिखिए। सोशल डिवीजन इज ए phenomena in which groups of people within a society. Social division is a phenomena. Social division is a phenomena in which group of people in a society, they remain different due to caste, creed, religion, etc. And this makes the social division. समझ में आया? This makes the social division. इसके बाद है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या है? इन ए सोशल डिवीजन। देखो सोशल डिवीजन के साथ ओवरलैपिंग का क्या संपर्क है? इन ए सोशल डिवीजन जब दो ग्रुप हो जाता है, दो कम्युनिटी हो जाता है, जब एक कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट भारी पड़ जाता है दूसरे कम्युनिटी में, तब हो जाता है क्या? ओवरलैपिंग। यानी वंस अगेन आई रिपीट, ओवरलैपिंग में क्या होता है? जब सोशल डिवीजन में जब दो अलग अलग कम्युनिटी होता है, या दो से ज्यादा, तो कोई एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट दूसरे कम्युनिटी पर भारी पड़ जाता है, तब हो जाता है ओवरलैपिंग। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। आप क्या है, मैंने आपको बोलता कि जो है क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग क्या है? जब एक ही कम्युनिटी में ड्यू टू सम सोशल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक रीजन within a community, due to socio-economic reason, when conflict arises, that is called cross-cutting. समझ में आया? Within a community, due to socio-economic differences or due to socio-economic problem, when conflict arises, then cross-cutting take place. तो इसके आधार पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाने का कोशिश किया था। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? पहले once again I repeat. Write 3 values that are responsible. Write 3 values that are responsible to determine the outcomes of the politics of social division. Write 3 values which are responsible to determine the outcomes of the politics of social division. ठीक है? तो ये क्या है आंसर? फर्स्ट रीजन, द वे पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। जिस तरीका से लोग अपना पहचान को बरकरार रखने का कोशिश करता है, पहला। दूसरा, the manner in which the political leader raise their demand of any community। जिस तरीका से राजनीतिक नेता अपने समुदाय को या किसी एक समुदाय का मांग लेके जो हल्ला करता है, उसके चलते होता है। तीसरा, the determining factors of government reaction to the demands of different group। जो डिफरेंट ग्रुप का जो मांग होता है, उसके आधार पर सरकार जिस तरह से प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उसके आधार पर ये आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स होता है।
उसका आधार पर आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स होता है। तो जैसे मैंने बोला सोशल डिवीजन, अब यानी सोशल डिवीजन का दो कारण क्या है, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। तो सोशल डिवीजन का दो कारण है क्या, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ना बात यह है, ये क्या सोशल डिफरेंस सारे देशों में होता है, हाँ, और ये सोशल डिफरेंस होने का कारण क्या है, यानी क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे किताब में पेज नंबर 83 में है, इसको मैं समझा रहा हूँ। टू सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ऑल द कंट्रीज, ये सामाजिक अंतर सारे देशों में है, ये अपने भाषा में इसको व्याख्या करें। और उसी में है क्वेश्चन, विच फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ये इसका कारण क्या है, आंसर लिखिए। लेकिन दिया है, लिखने का नहीं है, समझिए। सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जिस देश में आबादी जितना ज्यादा है उसके तुलना उतना ज्यादा सोशल डिफरेंस होता है। दे आर बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर, ये सोशल डिफरेंस का कारण बहुत होता है, जैसे रेस, कल्चर, religion, language, etc. And when social differences overlap, अब ये overlap आप लोग समझ गए हो, तब सोशल डिविजन हो जाता है, डिविजन मतलब दरार हो जाता है। सोशल डिफरेंसेस कम ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत किस्म का जो आबादी होता है, एक समुदाय में बहुत सारे किस्म का आबादी होता है समाज में, तो बहुत सारे किस्म का लोग रहते हैं, हाँ, इसके चलते भी सोशल डिविजन होता है, डिफरेंस होता है। देखो इन बेल्जियम दिस डिफरेंसेस आर बेस्ड, इन बेल्जियम आपकी किताब में दिया है, इन बेल्जियम दिस डिफरेंसेस आर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बेल्जियम में क्या है, भाषा के आधार पर है। वाइल इन श्रीलंका में ये क्या था, श्रीलंका दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति का आधार पर। इवन इन इंडिया, हिंदुस्तान में भी, यूएसए एक्सेट्रा, दिस डिफरेंसेस आर टू बी सीन, ये सारे अंतर दिखाई देता है। सो वी कैन कंक्लूड, इस तरह से हम ये सिद्धांत आ सकते हैं, सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड, लगभग सारे दुनिया में सारे देशों में होता है। देखो अब आप लोगों को हम पढ़ाने जाते हैं जो डेमोक्रेसी नेपाल। आप लोग जानते हो जो बहुत तरह की, खास करके जो राजनीति जनता सरकार चलाने का तरीका तीन होता है। क्या क्या, एक होता है क्या जो डेमोक्रेसी, और एक होता है क्या जो अपना मोनार्की, तीसरा होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, लेकिन ये तीनों में से सबसे ज्यादा जो लोग चाहता है वह है डेमोक्रेसी। काहे, क्योंकि आप लोग जानते हो डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी आम जनता के द्वारा, आम जनता के लिए, आम जनता के से, आम जनता से। नेपाल में क्या था, नेपाल था एक मोनार्की था, नेपाल में राजतंत्र था, नेपाल के राजा हुआ करता था। तो वो राजा जो वहाँ पे संविधान था नाम के ऊपर से, लेकिन जो भी जो शासन होता था, गवर्नेंस होता था, वो राजा के इशारे पर चलता था। तो आम जनता इसको ठुकराया, तो ठुकराया तो ऐसा थोड़ी होता है। इसके चलते बहुत आंदोलन हुआ। तो यही चीज थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी करना है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो
बात यह है, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सबसे जनप्रिय लोकप्रिय जो तरीका है वो है जनतंत्र। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में, द मल्टी पार्टी सिस्टम बीइंग व्हाट इज concomitant, द mechanism by which it operates। अभी दुनिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, बहुत जगह में, हमारे देश में भी हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। तो नेपाल मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल aspiring for democratic ideals were re-established in 1990। तो इस तरह की मल्टी पार्टी में बहुत सारे पार्टी मिलके जो एक कोalition होता, गठबंधन मिलके जो जनतंत्र का वो लोग जो आग्रह कर किया था, जनतंत्र जो चाह रहा था, ये शुरू हुआ था नेपाल में 1990, जिसे और वो रिप्लेस किया था वन पार्टी पंचायत रेजिम को हटा के। The 1990 revolution in Nepal was a result of popular upsurge against पंचायत सिस्टम ऑफ द किंग। राजा ने लागू किया था ये पंचायत सिस्टम, तो नेपाल में ये जो आंदोलन हुआ था तो राजा के लागू किया गया ये पंचायत सिस्टम का विरोध में था, ठीक है, which allegedly acted according to the wishes of the palace rather than that of the populace। पंचायत सिस्टम में हम जो क्या बोले, राजा ये एक स्क्रीन बना दिया था जो लोगों के द्वारा चलता है, डेमोक्रेसी चल रहा है, इस तरह से पंचायत सिस्टम बना दिए थे, लेकिन एक्चुअली चलाता था कौन? राजा। समझ में आया? तो ये जो है ये चीज लोग सोचता था, लोगों के ये धूल झोंका, लेकिन लोग इसको समझ गए थोड़ा देर में। और जो नेपाल का डिफरेंट पार्टी था, ये पार्टी चाह रहा, ये लोग ने सोचा कि नहीं, अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए। देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स, उसके बाद बहुत सारे गठबंधन सरकार हुआ, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशंस इन द नेपाल पार्लियामेंट। एक सरकार दूसरे सरकार के विरोध में अनास्था प्रस्ताव दिया और एक सरकार चल गया, कोई दूसरा सरकार आया, तो वो कुछ दिन चलाया, उसके और दूसरा पार्टी उसके ऊपर अनास्था चलाया, इस तरह से नेपाल पार्लियामेंट चला। तो इस तरह से जो बदलाव अक्सर बदलाव हुआ करता था। द फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट मेड ए मोकारी ऑफ द गोल्स एंड आइडियाल्स फॉर व्हिच द लीडर्स मेड द रिवॉल्यूशन इन 1990। तो इस तरह से जो सरकार चला, जो 1990 में जो क्रांति हुआ था, क्रांति के बाद में जो सरकार बना एक लक्ष्य के साथ, इसका मजाक हो गया। समझ में आया? तो उसके बाद क्या हुआ? A tsunami in the form of Maoists acting in the name of people's power is currently sweeping across the country। तो क्या हुआ? पूरा देश में माओवादी जो है वो लोग पूरा देश में छा गया। ये शुरू हुआ था कब? In the February 1998 when the Maoists made the opening assault on the first truly democratic constitution। ये माओवादी लोग पहला जो जनतांत्रिक रूप से जो संविधान बना उस पर ही लोग प्रहार किया, ठीक है। What began as a series of sporadic and unconnected killings of government officials। तो ये शुरू हुआ था बीच बीच में कुछ सरकारी लोगों को मार डालना, या रूलिंग पार्टी वर्कर को मार डालना, या पुलिस के ऊपर आक्रमण करना। ये धीरे धीरे जो है ये रेगुलर होते गया, रेगुलर होते होते ये पूरा देश में छा गया। समझ में आया? अब देखो, जहां पे सरकार स्थायी नहीं होता है तो क्या होता है, बार बार प्राइम मिनिस्टर बदल होता है। अब
बार बार प्राइम मिनिस्टर बदल होना, यानी मान लो किसी घर में बार बार घर का मुखिया बदलना, तो घर सुचारू रूप से चल सकता है? नहीं ना। तो वही हो गया था नेपाल में। समझ में आया? इसके चलते माओवादी जो है ये बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? उस समय जो राजा था किंग वीरेंद्र राजा, उनका पैलेस में किसी कारण के चलते वहाँ पे उसका असैसिनेशन हो गया, मर गया। उसके बाद आया कौन? उसका भाई। ठीक है, किंग ज्ञानेंद्र। आफ्टर बिकमिंग द न्यू किंग, नया राजा बनने का बाद, ज्ञानेंद्र वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक रूल्स। वीरेंद्र का भाई जो ज्ञानेंद्र राजा बनने का बाद वो डेमोक्रेटिक रूल्स मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, रिगार्डिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इन जुलाई 2001 शेर बहादुर देवबा टुक ओवर फ्रॉम जीपी कोइराला एज प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बदल हुआ, एंड मैनेज द ट्रूस विद द माओवादिस्ट, और किसी तरह से माओवादी लोगों को साथ कुछ समझौता किया। बट फॉलोइंग साइमल्टेनियस अटैक्स ऑन द आर्मी कैंप, लेकिन उसके बाद बार बार माओवादिस्ट लोग जो आर्मी पर फौज पर भी प्रहार किया। किंग ज्ञानेंद्र क्या किया? ये जो प्राइम मिनिस्टर का साथ सलाह करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया 26 नवंबर में। फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉटेड, बुनियादी जो अधिकार खत्म हो गया। एंड द CPN माओइस्ट पर डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन May 25, और ये जो माओवादी लोगों को आतंकी संगठन बना के इन लोगों को छोड़ दिया। तो इसमें आप लोगों को दो चीज हम बताते हैं। मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की? मोनार्की है, मोनार्की इज a form of government. Monarchy is a form of government in which the head of the state is not an elected leader but is a hereditary king. मतलब जो अपने खानदानी जो राजा, खानदान के हिसाब से जो राजा होता है वही होता है मोनार्की, और राजा के इशारे पर ही पूरा देश चलता है, दैट इज मोनार्की। और मैंने माओइस्ट के बारे में भी आप लोगों को बोले थे, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। Maoists followed the time-tested method of guerrilla warfare. Maoist होता है, Maoist is the group of people who follow the time-tested method of guerrilla warfare. guerrilla warfare मतलब चोरी छुप के बात करना, to destabilize the government, to destabilize the government, ये होता है Maoist। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे चल के। आप लोग हमें जो अभी हम फिर से जो पढ़ाएंगे सोमवार से सिस्को एप्लेक्स में, उसमें आप लोग को ये रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कीजिएगा उसमें, तब हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।